हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 अप्रैल 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडलाइन है कि अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए सड़कें। नोएडा से दिल्ली जाने में जो 20 मिनट की जगह 2 घंटे लगते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शुक्रवार को जो जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सड़कें अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, आवागमन में सड़कों पर अवरोध नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने नोएडा निवासी महिला की नोएडा से दिल्ली जाने में 20 मिनट की जगह 2 घंटे लगने की शिकायत वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है। इसके अलावा कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है। मामले में कोर्ट ने 19 अप्रैल को फिर से सुनवाई करने को कहा है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सड़कें अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यह बात कोर्ट पहले भी कई बार अपने आदेश में कह चुका है। पीठ ने कहा कि वे यहाँ व्यापक मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, वह प्रशासनिक, राजनीतिक अथवा न्यायिक ढांचे से तय किया जाएगा। यहाँ वे इस सीमित मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता को परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि वह सिंगल मदर हैं और उन्हें सड़क बंद होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तभी दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, नहीं रहे ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति और डिक ऑफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप का निधन हो गया। वह 99 साल के थे। बकिंघम पैलेस ने उनके निधन की घोषणा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रिंस फिलिप के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रिंस फिलिप के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मेरी संवेदनाएं ब्रिटेन के साथ हैं, ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं और शाही परिवार के साथ हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी नौसेना ने समुद्री कानून तोड़ा। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के नौसैनिक जहाज ने भारत की अनुमति के बिना ही लक्षद्वीप के निकट अरब सागर की सीमा पर अभ्यास कर नया विवाद पैदा कर दिया है। भारतीय समुद्री सीमा में अभ्यास करने के साथ ही अमेरिकी नौसेना ने यह कहा कि उसके 7वें बेड़े ने भारत की पूर्व अनुमति के बिना ही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया। अमेरिकी नौसेना का यह ऑपरेशन भारत की समुद्री सुरक्षा नीति के खिलाफ है। इसलिए भारत ने कूटनीतिक चैनल के जरिए समुद्री सीमा में रहते हुए अतिक्रमण पर ऐतराज करते हुए अमेरिकी सरकार से अपनी चिंताएं जाहिर कर दी हैं। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के कमांडर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसने लक्षद्वीप के निकट समुद्री इलाके में बुधवार को पूर्व अनुमति बिना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कर समुद्री इलाकों को लेकर भारत के अत्यधिक दावे को चुनौती दी है। 7वें बेड़े के कमांडर की ओर से जारी इस बयान में कहा गया है कि समुद्र में भारत के विशेष आर्थिक जोन के भीतर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के इस ऑपरेशन को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USAS जॉन पॉल जोन्स ने 7 अप्रैल को अंजाम दिया। ऑपरेशन लक्षद्वीप से 130 नॉटिकल मील पश्चिम में भारत के विशेष आर्थिक जोन में ये हुआ है, जिसके लिए 7वें बेड़े ने नेविगेशन राइट्स और फ्रीडम के अधिकार का इस्तेमाल किया और भारत की पूर्व अनुमति नहीं मांगी। रुपए में गिरावट से सस्ते ईंधन की उम्मीद पर पानी। कोविड के बढ़ते मामलों से इकोनॉमी के समक्ष जो चिंता बढ़ रही है, उसमें रुपए की बुरी हालत जख्म पर नमक छिड़कने का जैसा काम कर रही है। पिछले 5 दिन से डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हुआ है। शुक्रवार को मुद्रा बाजार में एक समय रुपया डॉलर के मुकाबले पिछले 8 माह के सबसे कमजोर स्तर यानी 74.97 तक गिर गया था। बाजार बंद होने के समय यह 74.73 के स्तर पर था। इस कारोबारी हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपए में 161 पैसे की गिरावट हुई है। विशेषज्ञ रुपए की इस कमजोरी के लिए RBI की तरफ से वित्तीय व्यवस्था में पर्याप्त फंड उपलब्ध कराने व बॉन्ड्स खरीदने की घोषणा को जिम्मेदार मान रहे हैं। वैसे रुपए की यह कमजोरी निर्यातक समुदाय के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें डॉलर के भाव में भुगतान होता है। किसान रेल योजना का होगा विस्तार। भारतीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से चलाई जा रही किसान रेल योजना का विस्तार किया जाएगा। क्षेत्रवार मांग के अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही किराए में भी रियायत देने की बात चल रही है।
आम बजट में घोषणा के बाद यह योजना किसानों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रही है। किसान रेल परियोजना की समीक्षा बैठक में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र तोमर ने योजना की कामयाब पहल पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा है कि रेल योजना किसानों के लिए लाइफलाइन साबित होगी। इसका फायदा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को भी बराबर का मिलेगा। उसके लिए रियायत दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी। समीक्षा बैठक में बताया गया कि 7 अगस्त 2020 से चालू हुई किसान रेल योजना में अब तक कुल 455 फेरे लगाए जा चुके हैं। इनके माध्यम से पौने 2 लाख टन जींस अथवा कृषि उत्पादों की ढुलाई की गई है। जिन क्षेत्रों से इस रेल की मांग आएगी वहां इसका विस्तार किया जाएगा। छोटी इकाइयों के कर्ज को बीमा सुविधा देने की तैयारी। जल्द ही माइक्रो, स्मॉल व मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्र की कंपनियां अपने कर्ज का इंश्योरेंस करवा सकेंगी। बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसा उत्पादन करने के लिए कहा है। इस संबंध में इरडा की तरफ से मसौदा जारी किया गया है। एमएसएमई के कर्ज का इंश्योरेंस होने से बैंक व अन्य वित्तीय संस्थान उन्हें आसानी से कर्ज देंगे और उनके कारोबार का जोखिम भी कम होगा। अभी सिर्फ बड़ी कंपनियों के कर्ज का इंश्योरेंस होता है। हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि इरडा का प्रस्तावित इंश्योरेंस उत्पाद मुख्य रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए होगा। इरडा के मसौदे में 2 देशों के बीच राजनीतिक लड़ाई की स्थिरता में भी कर्ज के इंश्योरेंस कवर का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज, संकट काल की सफलताएं। आर्टिकल में बताया गया है, ये आर्टिकल लिखा है प्रोफेसर एवं कुलपति रहे गिरीश्वर मिश्र द्वारा। दक्षिण एशिया के विभिन्न देश अपनी निजी समस्याओं में जिस तरह उलझे हुए हैं, उससे इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और विकास के मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ी हैं। कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी के मुश्किल दौर में इन सभी देशों की आर्थिक गतिविधियां भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। ऐसे में जब क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक भागीदारी की दृष्टि से पूरे क्षेत्र पर संकट के बादल गहरा रहे थे, तब भारत ने संयम के साथ स्वास्थ्य, अर्थ, शिक्षा, राजनीतिक प्रक्रिया और व्यवस्था के मामले में साहस और धैर्य से काम लिया। इसकी लगातार कोशिश की जाती रही है कि देश की आधार संरचना की व्यवस्था न चरमराए। इसमें सफलता भी मिली है। इसके बावजूद कि आर्थिक चुनौतियां बड़ी थीं, देश ने उनका डटकर सामना किया है और संतुलन बनाने की कोशिश की है। इसी तरह न्याय, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी आम नागरिक सेवाओं पर बड़ा दबाव था। शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन की भारी चुनौतियां खड़ी हुई। धीरे धीरे इन्हें शुरू किया गया और इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करते हुए गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश की गई। कोविड महामारी की लंबी अवधि में लॉकडाउन के दौरान आए और सबने मिलकर इसका सामना किया। सरकार जनता के साथ लगातार संपर्क में रही। प्रधानमंत्री ने देश को कई बार संबोधित किया। उन्होंने समय समय पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की। महामारी का देश पर जितना प्रभाव कम हो सके उतनी कोशिश की गई। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वैश्विक हित में भारत ने आगे बढ़कर कोरोना का असरदार टीका उनके देश को उपलब्ध कराया, विशेष रूप से पड़ोसी देशों को। यह पहला उदारता, सद्भावना और जिम्मेदारी के साथ सहयोग की मिसाल बनकर एक नए राजनयिक वातावरण का सृजन करने वाली घटना हो गई। इसके द्वारा भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों को यह सकारात्मक संदेश दिया कि आपसी सहयोग से ही प्रगति और उन्नति की राह निकाली जा सकती है। इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस आर्टिकल को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये कई बार डिस्कस हो चुका है। राहुल गांधी की कमजोरियों के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है युद्ध स्तर पर टीकाकरण। एक ऐसे समय जब केंद्र सरकार यह चाह रही है कि टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर चले, तब कुछ राज्यों की ओर से टीकों की कमी का सवाल खड़ा किया जाना असमंजस पैदा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीकाकरण पर संकीर्ण राजनीति होने लगी या फिर उनकी आपूर्ति से वांछित तेजी ना आ पा रही हो। सच जो भी हो, टीकाकरण अभियान को गति देना तभी संभव होगा जब टीकों की कमी का कोई मामला सामने ना आए। हालांकि केंद्र सरकार ने ऐसे आंकड़े जारी कर दिए हैं कि कितने टीकों की आपूर्ति की जा चुकी है और अभी तक कितनों का उपयोग हुआ है, लेकिन इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आपूर्ति किए गए और इस्तेमाल में लाए गए टीकों की संख्या में कोई बहुत अंतर नहीं है। इन स्थितियों में एक तो
यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्यों को पर्याप्त मात्रा में टीकों की आपूर्ति होती रहे और दूसरा यह कि प्रतिदिन कम से कम 50 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल हो। इस सबके बीच टीकों के खराब होने के कारणों का भी निवारण किया जाना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है कि कुछ राज्यों में टीकों के खराब होने की दर 15 से 16% से भी अधिक बनी रहे। नेक्स्ट है पूर्व एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 1 अक्टूबर से ढाका में। कोरोना महामारी के कारण कई बार टल चुकी पुरुषों का एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट अब 1 से 9 अक्टूबर तक ढाका में खेला जाएगा। एशियाई हॉकी महासंघ ने महामारी के कारण 2 बार पुरुषों और महिलाओं का टूर्नामेंट स्थगित कर दिया था। तो ये आज का 10 अप्रैल 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।